हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में जानेंगे। So here we can start with the point that is one cannot make law which are inconsistent with the fundamental right. So here one cannot one cannot में यहाँ पे कौन कौन सी बॉडीज आती है? तो पहला है पार्लियामेंट, दूसरा है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से। सो हेयर वी कैन सी दैट पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ही पावर होता है लॉ मेकिंग का। तो ये दोनों ऐसा कोई भी लॉ नहीं बना सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट हो फंडामेंटल राइट से। फंडामेंटल राइट्स जो है वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। अगर हम बात करें कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के किस किस पार्ट को कवर करता है, कहाँ से ये डिराइव हुआ है, तो ये आर्टिकल जो 13 है वो इसके बारे में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के बारे में बात करता है। और पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये उससे भी रिलेटेड है। पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। ये दोनों इन दोनों से ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है बनता है। दूसरा सेकंड पॉइंट है इसका, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 entire law affected by part 3 is not invalid. It is invalid to the extent which it is inconsistent with the fundamental right. It simply means कि आर्टिकल अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 अगर कोई ऐसा लॉ बना है जो कि इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, पर आप ऐसा नहीं है कि उसको पूरा ही आप उस एक्ट को या उस लॉ को ख़त्म कर देंगे। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो ये सिर्फ उस हद तक इनकंसिस्टेंट इनवैलिड होगा जिस हद तक कि वो इनकंसिस्टेंट है। इट सिंपली मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर लॉ है जिसमें 5 प्रोविजंस है और 5 में से 4 प्रोविजंस है जो सही हैं, बाकी एक जो प्रोविज़न है वो गलत है, तो उस एक प्रोविज़न को हटा दिया जाएगा, बाकी के जो 4 प्रोविजंस है वो सर्वाइव करेंगे एज इट इज़। पर इसमें एक चीज़ और चेक करना होता है कि क्या उस जो पर्टिकुलर प्रोविज़न को हटाया गया है उसके बाद उस लॉ का कोई जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो रहा है या नहीं, वो अकेले उस पार्ट को हटा देने के बाद भी ये सरवाइव कर पाता है या वो लॉ सरवाइव कर पाता है या नहीं। अगर आप इस डेफिनेशन को स्किप करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही बेहतरीन केस लॉ में इसको बहुत अच्छे से बताया हुआ है, दैट इज़ ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। आप अगर इस केस लॉ के फैक्ट्स को याद रखते हो तो आपको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रहेगा ऑलवेज। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट वेयर द एक्ट वॉज पार्टली इनवैलिड एंड द वैलिड पोर्शन वॉज सेवरेबल, the valid portion would be maintained provided that if that it was sufficient to carry out the purpose of the act. So here सुप्रीम कोर्ट में इस केस में हेल्ड किया था कि अगर एक्ट है जो कि पार्टली इनवैलिड है, इसका मतलब पूरा एक्ट इनवैलिड नहीं है, उसका कुछ पार्ट जो है वो सिर्फ इनवैलिड है, तो जो तो वैलिड पोर्शन है ना वो जो है वो सेवरेबल होगा। मीन्स कि जो इनवैलिड पार्ट है उसको हटा दो और बाकी का जो बता है वो पार्ट है वो उसको आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो। द वैलिड पोर्शन वो वुड बी मेंटेन। इसका मतलब जो वैलिड पोर्शन है आप उसको पहले जैसा मेंटेन कर सकते हो, बट प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, provided that it was sufficient to carry out the purpose of the act. It means कि जो एक्ट का पर्पस है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने मेन पनिशमेंट का पार्ट ही हटा दिया या फिर कोई ऐसा पार्ट हटा दिया जिसके बाद कि वो लॉ का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर आप उस केस में उसको नहीं रख सकते हो। उस पूरा आपको पूरा का पूरा एक्ट या फिर लॉ हटाना पड़ेगा। पर अगर सेवरेबल है तो आप कर सकते हो। तो इन बाय दिस वी कैन conclude that only that part is void which is inconsistent with part 3, नॉट द होल एक्ट। इट मीन्स कि सिर्फ वो पार्ट जो है वॉइड होगा जो कि इनकंसिस्टेंट है पार्ट 3 के साथ, नॉट द होल एक्ट। पूरा एक्ट इनवैलिड नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।